मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं ज़ीशान अख्तर और आप लोग देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल हटक फिज़िक्स। आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ज़ीरो कब होगा। ठीक है, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफिनीशन, फ्लक्स का मतलब ये है कि फ्लो रेट। फ्लक्स मीन्स फ्लो रेट। डिफिनीशन ये है कि द नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट वेक्टर एरिया। द नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट वेक्टर एरिया। यूनिट वेक्टर एरिया, यूनिट वेक्टर एरिया पे जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होते हैं, यूनिट वेक्टर एरिया पे जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होते हैं, इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के हम डॉट प्रोडक्ट ले ले तो उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, फाई ई से हम करते हैं, और फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक field intensity, E is the electric field intensity and area is the vector area. area is the vector area। देखो हम डिफिनीशन यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, और यहाँ पर हम कहते हैं कि द नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट वेक्टर एरिया। यूनिट वेक्टर एरिया, ठीक है, ये वेक्टर एरिया को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस वेक्टर एरिया। हम इस तरीके से देखें कि द डॉट प्रोडक्ट, देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेचर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ई ए कॉस थीटा, चूँकि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा लेते हैं, तो ये स्केलर हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, तो इस वजह से वे इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल एरिया। This theta is the angle between electric field intensity and normal area or vector area. Normal area और vector area हम लेते हैं। Normal area means ये area है इसका normal, ठीक है। तो vector area will be equal to a area और normal area, ठीक है। ये तो अब इस definition को हम explain करते हैं कि the numbers of field line passing through the unit vector area। ये unit vector area है, ये यूनिट वेक्टर एरिया है। इस पे जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होते हैं, इस पे यूनिट वेक्टर एरिया पे जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होते हैं, इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। देखो ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये एरिया का नॉर्मल है, ये एरिया का नॉर्मल है, ठीक है। तो इस पे जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होते हैं, इस पे जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर मैं डबल कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी डबल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं हाफ कर लूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं हाफ कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी हाफ।
ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं 4 टाइम कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 4 टाइम। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड थीटा इज कीप कांस्टेंट। यहाँ पर भी अदर क्वांटिटी एज रिमेन कीप कांस्टेंट। अगर एरिया को मैं डबल कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डबल। अगर एरिया को मैं हाफ कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हाफ। एक जगह है ज़्यादा एरिया है, ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स उस पे पास होंगे, इस वजह से उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आज तो थीटा पर डिपेंड करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा लास्ट में, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह लास्ट में, ठीक है, इसको अभी रहने दे। तो फॉर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखो, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू k क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर चार्ज को मैं ज़्यादा करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज की क्वांटिटी, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को हम ज़्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ग्रेटर। ठीक है, अगर चार्ज को मैं डबल कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी डबल, अगर चार्ज को मैं हाफ कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी हाफ। ठीक है, इस तरह देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electric flux is directly proportional to electric field intensity and electric field intensity is inversely proportional to r square। हम ये यूँ कह सकते हैं कि electric flux is inversely proportional to r square। क्या अगर रेडियस को मैं डबल कर लूँ तो electric flux will be 4 time decrease। अगर मैं रेडियस को डबल कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 4 टाइम डिक्रीज। ठीक है, अगर मैं रेडियस को 2 टाइम डिक्रीज कर लूँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम इंक्रीज। और इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ड्यू टू मीडियम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए cos थीटा, एक ये इक्वेशन है। और दूसरा ये इक्वेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए sin थीटा। ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे और ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए cos थीटा, ये हम तब यूज करेंगे जब फॉर वेक्टर एरिया हो, जब वेक्टर एरिया दिया गया हो या ओपन एरिया हो या फ्लैट एरिया हो, या ये हम यूनिट एरिया के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए cos थीटा। ये हम कब यूज़ करेंगे? ये हम तब यूज़ करेंगे जब वेक्टर एरिया हो, ओपन एरिया हो, फ्लैट एरिया हो, यूनिट एरिया हो, तब हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो डिफिनेशन में हमने वेक्टर एरिया लिया है और यहाँ पर भी हमने वेक्टर एरिया लिया है। ठीक है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए cos थीटा। अगर मुझे वेक्टर एरिया, फ्लैट एरिया, ओपन एरिया या यूनिट एरिया दिया गया हो, तब हम ये cos थीटा वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। और साइन अल्फा वाला इक्वेशन कब यूज़ करेंगे? और ये अल्फा जो है एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी। ये सिर्फ और सिर्फ हम सरफेस एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं जब सरफेस एरिया दिया गया हो। जब सरफेस एरिया दिया गया हो तब हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। और यूनिट ऑफ फ्लक्स जो है वो न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर है। किस तरह? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कॉलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कॉलम और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर। और हम वोल्ट मीटर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी है। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी है, वोल्ट मीटर भी है। न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर ये भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन ml3 l की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -1। m l की पावर +3 और t की पावर -3 a की पावर -1। ठीक है, ये डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? देखो, हमने कॉलम्स लॉ में पढ़ लिया कि जब सोर्स चार्ज हो, टेस्ट चार्ज हो, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। फिर हमने ये वाला इक्वेशन पढ़ लिया कि सोर्स चार्ज हो तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं अगर टेस्ट चार्ज ना हो। सिर्फ हम सोर्स चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। अब हम ये वाला इक्वेशन हमने पढ़ लिया। ये इक्वेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड without using test charge and without knowing source charge. Electric field intensity will be equal to electric flux by area. ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकता हूँ without using test charge and without knowing about source charge. बगैर सोर्स चार्ज के मुझे और बगैर टेस्ट चार्ज के यूज़ करते हुए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकता हूँ। ये वो वाला इक्वेशन है कि हम कह रहे थे कि इस तरह इक्वेशन भी हम निकालेंगे कि बगैर टेस्ट चार्ज को यूज़ करते और बगैर सोर्स चार्ज को यूज़ करते हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। वो ये वाला इक्वेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय एरिया। ठीक है, इस इक्वेशन से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर लूँगा। अच्छा, अगर मुझे इस तरह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? 10 न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एरिया जो लिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, एरिया जो लिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो 10 न्यूटन पर कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10 नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पास थ्रू वेक्टर एरिया और यूनिट एरिया, कि इस यूनिट एरिया और वेक्टर एरिया पे इस चार्ज से 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस यूनिट वेक्टर एरिया पे पास हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट एरिया पे 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, कि यूनिट वेक्टर एरिया पे 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। क्या अगर एमसीक्यूज में आ गया कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर एरिया पे 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, यूनिट वेक्टर एरिया पे 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया, थीटा और ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, एरिया पर और थीटा एंगल पर और ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस है। अब देखो,
ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, और ये हमने कोई एरिया रखा है, ये हमने कोई एरिया रखा है, ये एरिया इस डायरेक्शन में है, यू हमने रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू है और ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन अगर हम देखें तो पैरेलल हैं, इनके दरमियान 0 डिग्री है। देखो अगर ये इस तरफ मैं एक वो किसी चीज़ को रख लूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू है और इसका नॉर्मल यू है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के दरमियान 0 डिग्री एंगल होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 will be equal to 1, electric flux will be equal to EA, electric flux will be equal to EA, electric flux will be equal to maximum, ठीक है। ये हमने दो इक्वेशन पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू EA cos थीटा, एक ये वाला इक्वेशन, और दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA sin अल्फ़ा। ये दोनों हम डिस्कस करते हैं साथ साथ, ये दोनों हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला हमने डिस्कस लिया cos थीटा वाला कि दोनों के दरमियान 0 डिग्री है और फ्लक्स मैक्सिमम है, ठीक है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब वेक्टर एरिया हो और ये सरफेस एरिया के लिए, ठीक है, ये सरफेस एरिया के लिए। अब चूँकि सरफेस एरिया अगर हम ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया ये परपेंडिकुलर आते हैं, तो 90 डिग्री आती हैं, ये परपेंडिकुलर, ये सरफेस एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री आती है, ठीक है। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 विल बी इक्वल टू 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम। इसका मतलब ये है, इनका मतलब ये है, एक तो मतलब मैंने डायरेक्टली समझा दिया, ठीक है, और दूसरा ये है कि इफ सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, अगर ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये सरफेस का डायरेक्शन है, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 90 डिग्री, तो सरफेस पे ये वाला, तो साइन 90 विल बी इक्वल टू 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA। If surface is placed perpendicular to the electric field such that surface area is parallel to the electric field, surface area is parallel to the electric field, ठीक है। तो ये मैक्सिमम का कंडीशन है, ये मैक्सिमम का कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन, if थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब देखो ये हमने इस तरह रखा है, अगर इसको मैं इस तरह रखूं या मैं इस तरह रखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू है और नॉर्मल का डायरेक्शन यू है, नॉर्मल अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो 90 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 विल बी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0, और अल्फा 180 आता है, अल्फा 180 आता है। देखो यहाँ पर अगर 90 है, तो अगर इसको मैं मोड़ूँ तो 90 पे इसको मैं कर्व करूँगा, ठीक है, तो 180 डिग्री, ठीक है, तो 180, तो साइन 180 विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि इफ सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड such that surface area is normal to the electric field, surface area is normal to the electric field, सरफेस एरिया क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल होगा, ठीक है, सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल होगा। तो एफ थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0, थीटा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0, थीटा 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है। इसको मैं और करूट कर देता हूँ, इसको मैं और करूट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और नॉर्मल ये है, यू है, नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल ऑपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल क्या होगा, ऑपोजिट होंगे। तो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक, तो cos 180 विल बी इक्वल टू -1, cos 180 विल बी इक्वल टू -1, और sin 180 0, cos 180 -1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू -EA, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू मिनिमम, तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे,
ठीक है। तो इस तरह अल्फा विल बी इक्वल टू 270, अल्फा विल बी इक्वल टू 270, क्योंकि थर्ड टर्म अगर हम कोड दे दे तो 90 90 90 तो 270, ठीक है। तो और साइन 270 विल बी इक्वल टू -1 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू -EA, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू -EA और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू मिनिमम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू मिनिमम। ये 3 कंडीशन हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ये 3 कंडीशन हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ठीक है। और आगे मैं पढ़ा रहा हूँ फ्लक्स थ्रू आर्बिट्री क्लोज शेप सरफेस, फ्लक्स थ्रू आर्बिट्री क्लोज शेप सरफेस, क्लोज शेप सरफेस हैं उस पर फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए पहले हम यूँ करेंगे, देखो, इफ द केस इज सच दैट आइदर फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म और सरफेस इज कर्व्ड, अगर हमारे पास इस तरह केस हो कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और सरफेस जो है वो कर्व्ड हो, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और सरफेस जो है वो कर्व्ड हो, देन वी डिवाइड द सरफेस इनटू वेरी स्मॉल पैच ऑफ एरिया डेल्टा ए कॉल्ड डेफिनेशनल एरिया। तो हम क्या करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो और कर्व्ड सरफेस हो तो हम इस तरह करेंगे कि उसमें छोटे छोटे हम उसमें डिवीजन करेंगे, छोटे छोटे एरिया, उसको उस छोटे छोटे स्मॉल एरिया को हम क्या कहते हैं, डेफिनेशनल एरिया, उस स्मॉल एरिया को हम क्या कहते हैं, डेफिनेशनल एरिया। एंड एज्यूम, और उसको इस तरह लेंगे दैट दीज आर फ्लैट एंड सो स्मॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और एट, और उसको हम इस तरह लेंगे, उसको हम इस तरह लेंगे कि वो फ्लैट हो और इतना छोटा हो कि फील्ड उसमें यूनिफॉर्म हो। हम उस एरिया को, जो एरिया हम लेते हैं डेफिनेशनल एरिया, उनको बहुत ज़्यादा स्मॉल लेंगे, फ्लैट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो, फ्लैट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो हम फिर इस तरह करेंगे अगर आर्बिट्री क्लोज शेप सरफेस हो, अगर आर्बिट्री क्लोज शेप सरफेस हो तो हम क्या करेंगे, मतलब ये कि हमारे पास यूनिफॉर्म सरफेस ना हो या कर्व्ड सरफेस हो तो हम इसमें छोटे छोटे डिवीजन करेंगे एरिया के, तो हम उसमें छोटे छोटे डिवीजन करेंगे एरिया के, उस छोटे छोटे डिवीजन एरिया के हम क्या कहते हैं, डेफिनेशनल एरिया कहलाते हैं। और उसको इस तरह लेंगे कि वो फ्लैट हो और इतने छोटे हो कि उस पर यूनिफॉर्म फील्ड हो। तब हम यूँ करेंगे कि डिवाइड दी क्लोज शेप सरफेस इनटू स्मॉल एरिया, स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट मेजर्ड फ्लक्स थ्रू ईच एरिया, और पे उस एरिया को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे वेक्टर एरिया में, ठीक है, मेजर्ड फ्लक्स थ्रू ईच एरिया, और हर एरिया के फ्लक्स को मेजर करेंगे, हर एक एरिया के फ्लक्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, एंड बाय एडिंग all fluxes we will get total flux through closed surface। और फिर हम क्या करेंगे, उस सारे फ्लक्स को हम ऐड करेंगे, उस सारे फ्लक्स को हम ऐड करेंगे और हमारे पास उस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक क्लोज सरफेस है, ये दूसरा क्लोज सरफेस है, ये स्फीयर है, ठीक है। तो इस पे ये फील्ड लाइंस हैं, तो इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह करूंगा कि इसमें छोटे छोटे स्मॉल एरिया को मैं करूंगा उसको डेफिनेशनल एरिया, या मैं इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पर स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट, ये वेक्टर एरिया एलिमेंट हैं, वेक्टर एरिया एलिमेंट और डेफिनेशनल एरिया, ठीक है। मैं इसमें डिवाइड करूंगा, ये 1 है, 2 है, 3 और n टाइम में ये डिवाइड करूंगा और फिर ये इस पे फ्लक्स मालूम करूंगा और इसको ऐड करूंगा तो इसका टोटल फ्लक्स आ जाएगा, तो इसका टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इस तरह अगर इरेगुलर हो तो इसमें भी ये फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है। ये इरेगुलर क्लोज शेप सरफेस है, तो इसमें मैं एरिया को डिवाइड करूंगा 1 2 3 और n टाइम में डिवाइड करूंगा, ठीक है। इस एक एरिया को इसको यूनिट एलिमेंट एरिया या वेक्टर एरिया एलिमेंट और डेफिनेशनल एरिया कहते हैं। इस पे मैं फ्लक्स मालूम करूंगा,
और इस फ्लक्स को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो मेरे पास इस इरेगुलर क्लोज शेप सरफेस के टोटल फ्लक्स आ जाएगा। जैसे कि इस तरह कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, फ्लक्स थ्रू दिस एरिया 3 और फ्लक्स थ्रू n, फ्लक्स थ्रू एरिया 1, फ्लक्स थ्रू एरिया 2 और फ्लक्स थ्रू एरिया 3 और फ्लक्स थ्रू एरिया n। ठीक है, इन सबको मैंने ऐड कर लिया। तो समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एरिया 1, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एरिया 2, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 थ्रू एरिया 3 और इलेक्ट्रिक फील्ड n थ्रू एरिया n। ठीक है, इस सारे को मैंने जमा किया तो समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट वेक्टर एरिया n यूनिट वेक्टर एरिया। तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू E1 A1 cos थीटा 1, E2 A2 cos थीटा 2, ठीक है, E3 A3 cos थीटा 3 और EN AN cos थीटा n। इसको जब मैं ऐड किया तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया कि समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n EA cos थीटा अप टू n। तो ये क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। तो ये क्या होगा, ये टोटल फ्लक्स होगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस एरिया और दिस क्लोज सरफेस एरिया। ये क्लोज सरफेस एरिया के टोटल फ्लक्स होगा। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंशाल्लाह इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में थ्रू फ्लक्स थ्रू आर्बिट्री क्लोज शेप सरफेस में थोड़ा सा कंसेप्ट हैं और भी, लेकिन वो मैं गाज़ लॉ जब पढ़ूँ, ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में पढ़ूंगा अलग, उसमें मैं वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में गाज़ लॉ को पढ़ाऊँगा।